सर क्या ये शेयर कर सकते हो क्या ग्रुप पे? तो ग्रुप पे क्यों शेयर करवाना चाहते हो, बताओ रीजन। देख लेते हैं आप। सर लिखने के लिए, क्योंकि वो इंटरनेट का इशू रहता तो फिर से लॉग आउट हो जाते हैं मीटिंग से, सो इसके लिए कर देंगे, बट जस्ट मैं थोड़ा सा प्रेफर यही करवाऊंगा तुमसे कि तुम यदि ड्यूरिंग द लेक्चर लिखो तो अच्छी बात है। मैं ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा, किसी को चाहिए तो मुझे पर्सनल मैसेज करना, मैं उसे फॉरवर्ड कर दूंगा। यदि मैं ओके ग्रुप पे सर। शेयर करूंगा तो थोड़ा सा ये रहेगा कि सर तुम काफी बार फिर तुम्हारी हैबिट ये हो जाएगी कि हम बाद में ही लिखेंगे, वो नहीं चाहता हूँ बस मैं। शदुल का मैसेज है, सर यू हैव नॉट अपलोडेड लास्ट लेक्चर। शायद मैंने आज ही अपलोड किया है। शदुल आज चेक किया तुमने? नो सर, देखते। शायद मैंने कर दिया है आज ना। डेट बताओ क्या डेट थी, किस डेट का लेक्चर है वो? 17। 17 को लास्ट लेक्चर थोड़ी था, आज 24 है यार। 20 को था किया सर आज। 20 वाला 20 का किया, 17 रह गया। 17 का लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, गूगल किसी और ने किया था। गूगल ड्राइव से किया है सर आपने 17 का। हाँ मतलब किसी और ने, किसने रिकॉर्ड किया था उस दिन लेक्चर 17 वाला? सर मैंने किया था। कौस्तुभ तुमने लिंक भेज दी थी क्या? हाँ सर, आपको भेज दी थी मैंने ग्रुप पे ही फॉरवर्ड कर दी थी। यस सर। ठीक है, तो 17 वाला लेक्चर कौस्तुभ ने किया था और गूगल ड्राइव पे उसे वो किया गया था। हाँ लिख लो, जब तक चलो लिख लो पहले। और रही बात, एक 14 का भी लेक्चर मुझे नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं मिल रहा है मुझे। 14 को भी लेक्चर था मेरा। एनी आइडिया 14 के लेक्चर में क्या हुआ था? किसी ने लेक्चर नोट्स में कुछ लिखा है? एग्जैक्ट डेट पता नहीं, मतलब सर 13 को हुआ था रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। 14 को कोई लेक्चर नहीं हुआ था मेरा? नहीं, 13 के बाद डायरेक्ट 20 को हुआ। अरे 17 को हुआ होगा ना। तो 17 को 17 को भी हुआ। हाँ 17 तो को। 17 का जो लेक्चर था वो गूगल ड्राइव में शेयर किया था, और मैं फिर से कर देता हूँ, क्लियर। और रही ओके बात सर। 20 की, 28 का लेक्चर आज मैंने शेयर कर दिया है, और फिर आज उसके बाद वाला लेक्चर हो ही रहा है आज। ओके चलो अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले सुन लो। रेडियो एक्टिविटी, it is a spontaneous emission of certain particles like alpha, beta, gamma from the nucleus of an atom, or splitting of nucleus into 2 or more nuclei is called radioactivity. That means let's say we have certain nucleus, so nucleus में से हो सकता है कुछ particles, alpha particles, beta particles, gamma particles, they are emitting, or it may be possible that nucleus is splitting into 2 smaller nuclei. एक बड़ा न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में स्प्लिट हो रहे हो, ब्रेक हो रहे हो। नाउ द क्वेश्चन इज, सर व्हाई सच काइंड ऑफ थिंग इज हैपनिंग इन द न्यूक्लियस? क्या रीजन है, न्यूक्लियस को ऐसा क्या हुआ जो ये सब कुछ हो रहा है? when nucleus is not stable, when nucleus is less stable, unstable, we call it radioactive substance. And in order to achieve stability, the nucleus either is losing, is basically emitting certain particle, or it is dissociating into 2 smaller nuclei. So in order to basically in order to get more stability, nucleus is performing such kind of changes. Is that okay? क्यों रेडियो एक्टिविटी होती है? रेडियो एक्टिविटी मीन्स न्यूक्लियस एक्टिव है, न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है, न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश कर रहा है, वो अनस्टेबल है। द वर्ड स्पॉन्टेनियस मीन्स ऑन इट्स ओन, spontaneous emission of certain particle like alpha, beta, gamma from the nucleus of an atom into 2 or more nuclei called radioactivity, and the atom is called radioactive atom or radioactive, ये सबशेल गलत लिखा है, रेडियोएक्टिव एटम। सबशेल का यहाँ पे क्या यूज है? सबशेल नहीं होगा, वो सब्सटेंस होगा। सबशेल गलत लिखा हुआ है एक बच्चे के नोट से, वो इट शुड बी सब्सटेंस नॉट सबशेल। रेडियोएक्टिव एटम और रेडियोएक्टिव, सर बट ये पार्टिकल्स आते कैसे होंगे? सॉरी
ये पार्टिकल एटम में कैसे आ जाते हैं? ये पार्टिकल एटम में नहीं आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एटम। देख मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल का कवर अलग कर देता हूँ और वो उसको थ्रो कर देता हूँ, तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर ये कवर आया कहाँ से? दिस इज द पार्ट ऑफ मोबाइल, मैंने मोबाइल की बैटरी निकाल ली, इट इज अ पार्ट ऑफ मोबाइल। सो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, वो एमिट होते हैं, तो कहाँ से आते हैं ऐसा मतलब नहीं है। बीटा दे आर गैमा भी बेसिकली present होते हैं क्या? they are the some part of nucleus। अब क्वेश्चन आता है अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, सुन लो पहले। अल्फा बीटा गामा, alpha particle is the combination of two protons and two neutrons. So protons and neutrons both are present in the nucleus. Beta particle are beam of electron। अब क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, एग्जैक्टली न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट ये जो प्रोटॉन है ना न्यूक्लियस में, 1 यूनिट चार्ज 1 यूनिट मास, दे कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -1 मास 0। मैं यहाँ पे प्रोटॉन की जगह ले लेता हूँ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है और ये इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है सिस्टम से, न्यूक्लियस से। सो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट बट न्यूट्रॉन कैन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, सो न्यूक्लियर रिएक्शंस में ये चेंजेस होंगे और फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो ये बीटा पार्टिकल हो गए। अब आते हैं गामा पार्टिकल पर। गामा पार्टिकल do not have any charge or mass, they are just electromagnetic radiation, they are the form of energy। जब भी न्यूक्लियस की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो अपनी एनर्जी को डिक्रीज करेंगे बाय एमिटिंग गामा रेडिएशन। दे आर अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसे E इक्वल टू एच न्यू, जिसमें फॉर्मूला यूज होगा एनर्जी कैलकुलेशन। क्लियर? वन मोर टर्म, पॉजिट्रॉन। Beta particle, that is electron and positron, both are similar, represented by beta and beta. The only difference is one has minus charge, another has plus charge. The mass for both of them is almost zero. So beta positron क्या होगा? Positive charge, electron का opposite जिसका mass नहीं होगा। So question आता है सर प्रोटॉन और positron में क्या difference है? प्रोटॉन और positron का जो charge है +1 same है, but the mass of proton is much One. greater than positron। प्रोटॉन का मास 1, positron का ऑलमोस्ट 0। क्या इतना क्लियर है भी? Yes, sir. यस सर, जब न्यूक्लियस टू न्यूक्लाई में कन्वर्ट हो जाता है तो मतलब दो एटम नहीं बन जाते ना? हाँ, मतलब दो एटम बन जाते हैं, एक एटम दो एटम में कन्वर्ट हो जाता है। दो एटम में कन्वर्ट हो जाता है सर। सो Sir, रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू टू अनस्टेबल न्यूक्लियस दे आर ट्राइंग टू स्टेबिलिटी। फिर अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को डिफाइन किया है। अब इनकी कुछ रिलेटिव प्रॉपर्टी को रिलेट किया गया है। ऑर्डर, स्पीड सबसे ज्यादा होगी गामा की क्योंकि तो लाइट रेडिएशन है, लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पेनिट्रेशन पावर विल बी मोर फॉर अल्फा। आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर फॉर अल्फा, पेनिट्रेशन पावर विल बी मोर फॉर गामा। पेनिट्रेशन पावर मतलब क्या होगा? एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। मेरे अंदर पास घुस एक के जाकर ग्लास में इफ वी थ्रो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है जो ग्लास को पेनिट्रेट कर देगा, क्रॉस हो जाएगा? क्या लाइट रेडिएशन ग्लास को क्रॉस हो Gamma. जाए कर देंगे? Gamma. Yes, sir. गामा गामा Yes, का sir. गामा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन और अल्फा का सबसे कम पेनिट्रेशन। सेकंड है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी के पूरी बजाय हुई। यहाँ पे वर्ड होना चाहिए आयोनाइजिंग पावर, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। यदि वो एक एटम को स्ट्राइक करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो कौन इजीली इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा? सबसे ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने के लिए कौन प्रोवाइड करेगा? सबसे हेवी पार्टिकल कौन सा है इसमें से, अल्फा बीटा गामा में से? Alpha. तो अल्फा सबसे हेवी है, सबसे ज्यादा एनर्जी अल्फा प्रोवाइड करेगा जब इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक होगा। सो सबसे ज्यादा आयोनाइजिंग पावर मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर लाने की टेंडेंसी होगी अल्फा। इज दैट Sir, ओके? इधर Yes. सर इधर वेलोसिटी मैटर करेगा ना सर? इधर वेलोसिटी दोनों मैटर करेगा, वेलोसिटी एंड मास। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। तू सनलाइट में खड़ा हो जा, ठीक है? लाइट फोटोन पार्टिकल तुझ पे आके स्ट्राइक हो रहे हैं, किस वेलोसिटी से? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत हाई वेलोसिटी है बट मास बहुत कम है। एक सेकंड केस, मैं एक स्टोन लेता हूँ, तुझे तेरे ऊपर थ्रो करता हूँ 50 मीटर पर सेकंड से, बस किससे तुझे ज्यादा इफेक्ट होगा?
स्टोन से। स्टोन से, क्योंकि उसका मास ज्यादा है, तो दोनों ही मैटर करते हैं ना, मास और वेलोसिटी। ओके सर। सर मतलब मोमेंटम। मोमेंटम, एग्जैक्टली, बिकॉज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। Theory Sir, of तो stability, फिर- there are 3-4 different theory to explain the stability of a nucleus, जिसमें पहला theory है N/P ratio, N is number of neutrons, P is number of protons। ये नेक्स्ट पेज पे आएगा, क्या है कॉपी करो जल्दी से, और क्वेश्चन पूछो जिसको पूछना है, बाकी के बच्चे कॉपी कर दो। सर अगर स्पीड भी मैटर करेगा तो गामा भी तो बड़ा हो सकता है। हाँ, तो दोनों मिलके मैटर करेगा ना, मास, वही मैंने तुझे एग्जांपल लिया तो सही, स्पीड भी मैटर करेगा और वेलोसिटी भी, मास भी मैटर करेगा, मोमेंटम मैटर करेगा, तो मोमेंटम ओवरऑल अल्फा का ज्यादा होगा। यस सर वो ट्राइंग टू के बाद अचीव है क्या? ट्राइंग टू अचीव कहाँ पर लाइन? वो ए लिखा है Yes, ड्यू टू achieve। अनस्टेबल। यस, ट्राइंग टू अचीव स्टेबिलिटी। तुम्हें थोड़ा सा चेंजेस जो करना है इस पेज में, ये करना है, सबशेल की जगह सब्सटेंस, एनर्जी की जगह आयनाइजेशन पावर। सर वो गैमा के नीचे क्या लिखा है? पॉजिट्रॉन। डन सर। नो सर। वो सर डन सर। ओके, नो सर। वेट सर वेट। 1 मिनट। चलो देखो, number of neutrons along x-axis, number of protons along, sorry, number of neutrons along y-axis, number of protons along x-axis। अब हम डिफरेंट क्राइटेरिया देख रहे हैं हाउ टू डिसाइड स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर? सो हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया वाई एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एक्स एक्सिस पे ले लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और हमने ये देखा फर्स्ट एटम हाइड्रोजन, देन हीलियम, देन लिथियम, जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहे थे नेचर में, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2 न्यूट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स, 4 3 प्रोटॉन्स, 4 न्यूट्रॉन्स, 3 and 7 इसका एटॉमिक नंबर इन मास नंबर है। सो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है जो स्टेबल है, उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। क्लियर? ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ना, जहां पे मैं रेड से डॉट बना रहा हूं, इन डॉट्स को ये स्टेबल न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स थे, और इसको फिर हमने कवर कर लिया। क्लियर? एक कवर किया,
इस कवर करने के बाद हमने ये ऑब्जर्व किया जितने भी अनस्टेबल न्यूक्लियस थे वो इस बेल्ट के इस जोन के अंदर नहीं आ रहे थे, या तो वो पोजीशन 1 पे आ रहे हैं ऊपर, either they are coming at position 2 or they are coming below it in position 3. So all unstable nucleus will be there either in position 1, 2 and 3, and all stable nucleus are coming in that stability zone, inside that zone, inside that belt. Is that okay? सर ये एटम में जोन बेल्ट कहाँ बनेगा? एटम में कहाँ लाई करेगा? एटम में कहाँ लाई करेगा मतलब इसका क्या हुआ? ये तो मैं किसी भी एटम के न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को ड्रॉ कर रहा हूँ ना। मेरे पास हीलियम है, हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो मैं उसको एक्स और वाई एक्सिस पे कितने न्यूट्रॉन्स है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आ गए, यहाँ पे प्रोटॉन्स आ गए, सो 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन। एटम में कहाँ लाई करेगा? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब एटम में जो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? सर वो रिपीट कर सकते हैं कि 1 2 3 पोजीशन पे क्या आएगा? 1 जो भी जितने भी एटम नेचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो स्टेबल है, उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का यदि हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस बेल्ट के अंदर आएंगे। मतलब स्टेबल न्यूक्लियस विल कम इनसाइड दिस स्टेबिलिटी जोन, बाकी जो अनस्टेबल है वो इसके बाहर आएंगे। क्लियर? यदि अब तुम फर्स्ट पॉइंट देखोगे, ऑब्जर्वेशन, अप टू एटॉमिक नंबर 20 number of neutrons is equal to number of protons for maximum stable nucleus. चलो नियोन का तुम एटॉमिक नंबर है 10, मास नंबर है 20, इसमें 10 प्रोटॉन्स है और 10 न्यूट्रॉन्स है। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नियोन में सेम आ रहे हैं? सेम। तुम हीलियम में देख सकते हो, तुम इसको कार्बन में देख सकते हो। मतलब मैक्सिमम न्यूक्लियस थे, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ ना। लिथियम का स्टेबल न्यूक्लियस होता है एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7, तो इसमें 4 न्यूट्रॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स। बट मैक्सिमम न्यूक्लियस ऐसे थे अप टू एटॉमिक नंबर 20 जिसकी जो स्टेबल थे उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स सेम थे। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये देखा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर सेम फॉर up to atomic number 20 for the maximum stable nucleus. Second point, atomic number is 83, that is bismuth, ये MUTH होना चाहिए, bismuth is the heaviest stable nuclei. So atomic number 83 मतलब तुम देखोगे यहाँ पे जो सबसे कॉर्नर आ रहा है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 83, इसके बाद यदि तुम्हारे पास इससे ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे 84, 85, 86, 100, 90, 95, whatever the atomic number, ये सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस होंगे। इवन यदि हम यूरेनियम को देखें, एटॉमिक नंबर 92 होता है यूरेनियम का, सो इट इज अनस्टेबल न्यूक्लियस। 83 atomic number is the heaviest stable nuclei. 84 onwards all atoms are unstable, their nucleus are unstable. क्या इसका ये मीनिंग हुआ 83 से यदि एटॉमिक नंबर कम है, 83 या उससे कम है तो न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होगा? नहीं, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं हुआ। 83 से ज्यादा है डेफिनेटली, यदि 83 से कम है तो फिर डिपेंड करेगा, वो स्टेबल भी हो सकता है, अनस्टेबल भी हो सकता है। एग्जाम्पल हाइड्रोजन का ये वाला आइसोटोप जिसे हम ट्रिटियम बोलते हैं, जिसका मास नंबर 3 है, दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सो एटॉमिक नंबर 1 वाला भी रेडियो एक्टिव हो सकता है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर, C14 is basically unstable nucleus, ये डिसोसिएट होगा, रेडियो एक्टिव होगा। सो 83 से कम भी पॉसिबल है, बट 83 के बाद हमेशा अनस्टेबल होंगे। थर्ड पॉइंट, फॉर हायर एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई। तुम देख सकते हो जब भी हम हायर एटॉमिक नंबर पे जाएंगे 20 के बाद स्पेशली, सो न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स का रेशियो 1 से ज्यादा होता जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से ज्यादा होते चले जाएंगे। एग्जांपल यदि हम लें आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, मींस 26 प्रोटॉन्स, मास नंबर है 56, मतलब इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो है 30। सो प्रोटॉन्स 26 और इसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 30। क्लियर? यस सर, यस सर। सो सर तो हम ये बोल सकते हैं ना कि सारे आयन्स अनस्टेबल है? सारे आयन्स अनस्टेबल है। पहली चीज, आयन्स का रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से कोई लेना देना नहीं है।
आयंस यदि बन रहा है तो आयंस में इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे तो वो आउटर शेल से होंगे, उसमें न्यूक्लियस का कोई इफेक्ट नहीं आता है। तुम चाहे हीलियम लो, चाहे He+ लो, चाहे तुम He2+ लो, ऑल 3 आर स्टेबल न्यूक्लियस। सो इलेक्ट्रॉन तुम बाहर से रिमूव करे, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं न्यूक्लियस का, रेडियो एक्टिविटी का। रेडियो एक्टिविटी डिपेंड करती है न्यूक्लियस के अंदर क्या कॉम्बिनेशन। ओके सर। अब क्वेश्चन आता है कि इफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपॉन प्रोटॉन इज टू हाई, जो स्टेबिलिटी जोन है उससे हम ऊपर चले जाएं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। सेकंड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन इज टू लो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन जितने होने चाहिए उससे कम हो जाए तो क्या होगा। कैसे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को गेन करेगा, ये क्वेश्चन आता है फोर्थ, उसमें समझना। If n/p ratio is too high means we are somewhere in this zone 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, हमारे जितने स्टेबल न्यूक्लियस में होने चाहिए उससे कुछ ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। केस 1 में हमने उसे रखा, इस केस में न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, n/p रेशियो इज टू हाई। चलो कम करना है, न्यूट्रॉन्स को कन्वर्ट कर दो प्रोटॉन में। सो न्यूट्रॉन चार्ज 0 मास 1, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन में, चार्ज 1 मास 1, और इसे बैलेंस करने के लिए बीटा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। बैलेंस किसको करना है, चार्ज को। यहाँ पे कितना चार्ज है, 0, यहाँ पे +1 -1, तो माइनस चार्ज बैलेंस। मास को बैलेंस करो, यहाँ पे कितना मास है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट में 1 + 0। क्या चार्ज और मास बैलेंस हो रहा है। चार्ज मतलब जो नीचे लिखते हैं, मास मतलब ऊपर लिख रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा पार्टिकल एमिट होंगे। सो व्हेन वी आर इन द जोन 1, n/p रेशियो इज टू हाई, that can be decreased by beta emission, वो बीटा एमिशन से डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक, इस केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे, n/p रेशियो जो ज्यादा था वो कम होने लगेगा। सो हम कहीं 1 यहाँ पर थे, यहाँ से हम डिक्रीज होके इस स्टेबिलिटी जोन में आ जाएंगे। क्या फर्स्ट केस क्लियर है सभी को। सर वो n नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कम होगा, वो बाद का केस है, मतलब बाद का है ना। हाँ, because of this neutron decreases, p increases, n/p decreases, arrow means increases decreases। यस। अब केस 2 पे आ जाते हैं। when n/p रेशियो इज टू लो, तो अब क्या करोगे, अब अपोजिट कर दो। पहले न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया था, नाउ यू कैन कन्वर्ट प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट किया, यहाँ पे 0 चार्ज मास 1 यूनिट प्लस बीटा पार्टिकल -1 0। क्लियर। सो प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में जब कन्वर्ट करेंगे, सो n/p रेशियो जो हमारा कम था वो इंक्रीज होने लगेगा। यहाँ पर बीटा पार्टिकल, सॉरी यहाँ मैंने माइनस ले लिया, दैट शुड बी प्लस +1। तो यहाँ पहले केस में बीटा पार्टिकल एमिट हुआ था, अब होगा पॉजिट्रॉन डीके। पॉजिट्रॉन डीके मतलब जिसका मास 0 होता है, चार्ज +1 होगा। यू कैन ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे था बीटा डीके, यहाँ पे पॉजिट्रॉन डीके। तो पॉजिट्रॉन डीके में क्या होगा, प्रोटॉन डिक्रीज होंगे, न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो n/p रेशियो बढ़ेगा, जो कम था बढ़ने लगेगा। क्या सेकंड केस का फर्स्ट ऑप्शन क्लियर है। यस सर। सर ग्राफ में कहाँ लैग करेगा ये। जयदीप, यू आर नॉट ऑडिबल प्रॉपर्ली। सर ग्राफ में कहाँ लैग करेगा। यहाँ पर n/p रेशियो इज टू लो। वन मोर ऑप्शन टू इंक्रीज n/p रेशियो, के कैप्चर। एक और हमारे पास क्या ऑप्शन है, के कैप्चर का है। के कैप्चर समझना, हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल विच इज कॉल्ड के शेल। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट शेल में। न्यूक्लियस कैन कैप्चर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल। के शेल मींस फर्स्ट शेल, फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट जो भी तुम बोलना चाहो, एनर्जी लेवल। क्लियर। यहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। सो प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, +1 चार्ज एंड 1 यूनिट मास, so 1 in 1, it will absorb electron from K shell, charge -1, mass 0, and both can combine to form neutron with charge 0 and mass 1। +1 -1 मिलके 0 चार्ज हो जाएंगे। so K कैप्चर में प्रोटॉन ने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया और बना दिया न्यूट्रॉन। क्लियर। सो देयर आर 2 ways in which we can increase the n/p ratio, first positron decay, second K कैप्चर। दोनों में ही n/p रेशियो जो कम था बढ़ने लगा।
क्या इतना क्लियर है अभी? यस सर। सर एक doubt- वो अनस्टेबल सर वो अनस्टेबल को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सारे कर रहा है ना, रिएक्शंस ले रहा है। ये ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो उनकी स्टेबिलिटी बढ़े। सर अगर n/p रेशियो कम है तो वहां पे हमने प्रोटॉन 1 और मास 1 का क्यों लिया? प्रोटॉन फिर से बोलो। सर अगर n/p रेशियो कम है तो हमने प्रोटॉन को क्यों लिया वहां पे? एक मिनट, n/p रेशो कम है तो हमें बढ़ाना है तो प्रोटॉन को कम कर दिया और न्यूट्रॉन्स को बढ़ा दिया। ये एग्जैक्टली प्रोटॉन्स को कम किया और न्यूट्रॉन्स को बढ़ा दिया। स्टेबिलिटी लाने के लिए जयदीप तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, तुम चैट बॉक्स में ही टाइप करो, मैं देख लूंगा जो भी तुम्हारा डाउट होगा। तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो रही है। बाकी के बच्चे कॉपी कर लो जल्दी से, तो जिसका डाउट है क्लियर करो। कॉपी करना है पेज। हो गया सर। बाकी है सर। सर ग्राफ में वो लाइन ड्रॉ करनी है क्या, वो जो बेल्ट के नीचे आ रही है एक? सब कुछ ड्रॉ करना है तुम्हें, और जो थोड़ा सा चेंज करना है, बिस्मत की स्पेलिंग सही कर लेना, MUTH, बस इतना चेंज कर लेना इसमें। सर वो लाइन के इंडिकेट करती है। कौन सी लाइन क्या इंडिकेट करती है? वो n equals to p वाली। मतलब वो जस्ट तुम्हें पता लग रहा है कि ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा है, प्रोटॉन्स ज्यादा है, उसके नीचे तो न्यूट्रॉन्स कम है और उसके ऊपर है तो न्यूट्रॉन्स ज्यादा है। ओके सर। जयदीप का और कृष्णा का है, सर प्लीज एक्सप्लेन के कैप्चर। के कैप्चर में देखो एग्जैक्टली करना क्या है, हमें नंबर ऑफ n/p रेशो जब कम है मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा है, डिनोमिनेटर ज्यादा है तो उसको कम करना है। डिनोमिनेटर में प्रोटॉन है, अब प्रोटॉन ज्यादा है तो प्रोटॉन को कैसे कम करें? या तो मैं प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दूं डायरेक्टली बाय एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन डीके, या मैं एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्शन करवा के, न्यूक्लियर रिएक्शन करवा कर इन्हें हम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दें। सो दो तरीके से हम न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करवा दूं या उससे पॉजिट्रॉन को बाहर निकाल दूं। So by decreasing protons, we can increase the n/p ratio जो कम है। Is that okay now, Jaydeep and Krishna? यस सर। और दोनों पॉसिबिलिटी सर होती है पॉसिबल हो जाता है, क्या? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के पास चले जाता है। हाँ क्यों नहीं जाता है, मतलब ये लिखा है तो ये हाइपोथेटिकल थोड़ी है, सब जो होता है वही तो लिखा है कि ये पॉसिबिलिटी होती है। दे आर नॉट हाइपोथेटिकल एनीथिंग, मतलब जो एक्चुअली हो रहा है वही है यहाँ पे। सेंटीपिटल फोर्स का सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या करना है बोलो? वो उसको तो गलत बता रही है ना फिर। कैसे गलत बता रही है? क्या इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में नहीं जाता है?
क्या फर्स्ट से न्यूक्लियस में नहीं जा सकता सिमिलर वे में? सेंट्रीपिटल फोर्स गलत कैसे बता रहा है? मतलब वो उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा ना जब न्यूक्लियस पे जाएगा, कंबाइन हो गया वो तो। जब तक एक इलेक्ट्रॉन व्हेन इट कंटिन्यूज टू रिवॉल्व इन अ गिवन ऑर्बिट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन इट कंटिन्यू टू रिवॉल्व। यदि वो रिवॉल्व ही नहीं कर रहा तो फिर क्यों बैलेंस करेंगे? ओके सर। चले हम नेक्स्ट पेज पर। यस सर। केस 3 means when atomic number is greater than 83। अब क्या होगा यदि 83 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो? Then heavy nucleus is splits into 2 or more nucleus and it may emit alpha particle in order to decrease its atomic number and mass number। जब एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा, ग्रेटर देन 83 होगा, तो हमें उस न्यूक्लियस को दो तरीके से हम एटॉमिक नंबर उसके डिक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वे टू डिक्रीज इज या तो हम उसको स्प्लिट कर दें दो छोटे न्यूक्लियस में। सेकंड वे हम इसमें से अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाएं। अल्फा पार्टिकल जब भी एमिट होगा तो चार्ज 2 यूनिट्स और मास 4 यूनिट से डिक्रीज होगा। सो दोनों डिक्रीज होंगे, एटॉमिक नंबर भी और मास नंबर भी, जो हमें चाहिए। तो इधर वी कैन हैव अल्फा डीके और द हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर न्यूक्लियस। और अल्फा के साथ साथ हमेशा बीटा पार्टिकल तो एमिट होते ही होते हैं। क्लियर? तो जहां भी अल्फा एमिट हो रहा है बीटा पार्टिकल तो एज्यूम कर सकते हो कि वो भी एमिट होगा। इन जनरल alpha particle always emits with beta particle always emits with alpha particle। is that okay? थर्ड Yes, sir. केस, Yes, sir. तो पहले केस में क्या एमिट हुआ था? बीटा पार्टिकल। सेकंड केस में पॉजिट्रॉन डीके एंड के कैंसर। और थर्ड केस में क्या हुआ था? यहाँ पे अल्फा डीके हो रहा है। अल्फा के साथ जनरेट डीके होता ही है। अब फर्स्ट थ्योरी देखा हमने टू एक्सप्लेन दिस इज n by p रेशियो। सेकंड थ्योरी इवन ओड कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। सुनना है ना, आप कॉपी मत करना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स व्हेन इवन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इवन। जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस थे ना उसमें से 155 स्टेबल न्यूक्लियस ऐसे थे जिसमें दोनों इवन है। Now one of them is even, one of them is odd। उनमें से एक इवन हो जाए एक ओड हो जाए, ऐसे हमारे पास 55 and 50 न्यूक्लियस थे। When both are odd number of neutrons and protons, ऐसे बहुत कम स्टेबल न्यूक्लियस हैं जिसमें दोनों ओड हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ if number of neutrons and number of protons both are even, the probability of stable nucleus is more। जब भी दोनों इवन हो जाएंगे तो उनके स्टेबल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन आता है सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा किसी ने थ्योरी नहीं दी है, ये दिस इज द प्रैक्टिकली ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, नेचर में है। मतलब जितने भी स्टेबल न्यूक्लियस है उनमें एटलीस्ट वन तो इवन होता ही है, और ऐसे बहुत कम न्यूक्लियस हैं जो स्टेबल है और जो दोनों ओड हो। क्लियर? सो ऐसा प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, इसलिए थ्योरी गलत नहीं है और ना ही इसका कोई प्रूफ हमें रिक्वायर्ड है। Is that okay? This is just observation, fact, information। So when both protons and neutrons are even, then the probability of a stable nucleus is more and vice versa। जब दोनों odd होंगे तो least probability होगी। क्या ये क्लियर है अभी second theory to explain stability? Yes, sir. Then next heading अब आती है types of nuclear reaction। There are mainly two types of nuclear reaction। एक होता है नेचुरल न्यूक्लियर रिएक्शन, एक होता है आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन और ट्रांसम्यूटेशन। क्लियर? बेस्ड ऑन देयर नेचुरल टेंडेंसी। रिएक्शन खुद से होगा या हमें लेबोरेटरी में फोर्सफुली परफॉर्म करना पड़ेगा। यदि रिएक्शन खुद से हो रहा है उसे हम बोलेंगे नेचुरल। इट इज स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। आर्टिफिशियली कब करना पड़ेगा? जब खुद न्यूक्लियस स्टेबल हो, हम फोर्सफुली उसे परफॉर्म करवाएं रिएक्शन। इट इज द कन्वर्जन ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस
into another nucleus in laboratory, हम फोर्सफुली परफॉर्म करवा रहे हैं। एक नाइट्रोजन था, उस पे हमने अल्फा पार्टिकल, स्ट्राइकिंग पार्टिकल लिया, उस पे फोर्सफुली न्यूक्लियस पे सेंड किया। इसके न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल ने डिस्टर्ब कर दिया और वो कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन एमिट हो गया। सो ये रिएक्शन फोर्सफुली लेबोरेटरी में कराई जा रही है। हम एक न्यूक्लियस पे दूसरे न्यूक्लियस को, दूसरे कुछ पार्टिकल्स को स्ट्राइक कर रहे हैं और रिएक्शंस परफॉर्म करवा रहे हैं फोर्सफुली। इज दैट ओके? नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन। यस सर। इस सर रिएक्शन को इनको यूज represent किया करते हैं। जाता है नाइट्रोजन, अल्फा, प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन, ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है इनको। सो इसका रिप्रेजेंटेशन मतलब ये दोनों रिएक्टेंट हो गए, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। क्लियर? और जो रिएक्टेंट है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, रिएक्टेंट इज कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉटर एलिमेंट। क्लियर? रिएक्टेंट को पेरेंट एलिमेंट बोलते हैं, प्रोडक्ट को डॉटर एलिमेंट। कॉपी करो पूरा पेज और जल्दी से कॉपी करो, जिसको डाउट है क्लियर करो। सर ये वही न्यूक्लियर रिएक्शन जैसे बॉम्बिंग के लिए यूज होते हैं, वही होता है? हाँ, मतलब उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब। उसमें यूरेनियम यूज होता है मेनली। हाइड्रोजन बम, न्यूक्लियर यूरेनियम बम। शेखर का मैसेज, सर ऑक्सीजन का मास 17 क्यों लिया है? पता है, ऑक्सीजन का जो स्टेबल आइसोटोप है उसका मास 16 होता है, बट वी कैन हैव 3 आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। एक का मास 16, एक का 17, एक का 18 होता है। 17, 18 नेचर में बहुत कम परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, बट दे लाइक वी कैन हैव पॉसिबिलिटी ऑफ 17 एंड 18 आल्सो। इवन कोई भी एलिमेंट नेचर में ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके आइसोटोप्स होने की पॉसिबिलिटी ना हो। नेचर में कम है, इसलिए हम हमेशा 16 वाला ले लेते हैं। क्लियर शेखर? हाउ द रेडिएशन बी फॉर लॉन्ग ईयर्स इन एरिया, वो भी देखेंगे हम बाद में, कैसे वो रेडिएशंस, न्यूक्लियर रेडिएशंस रहती हैं। सर वो मतलब हिरोशिमा और नागासाकी पे था ना, इसलिए। तो थोड़ा सा इस चैप्टर में ना देखकर हम आगे देखेंगे, उसे भी देखेंगे। तो अभी मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, वो रेडिएशंस वाला पार्ट बाद में आएगा तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स में और 12th में केमिस्ट्री में। सर पहले इतने अच्छे इक्विपमेंट्स थे ये सब करने के लिए? ये सब ये रिएक्शंस हो जाए ऐसे इक्विपमेंट्स थे पहले? हाँ, क्यों नहीं थे? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे सब कुछ आ गया था। हम तो जो साइंस पढ़ रहे हैं ना, बेसिक साइंस, जिसे हम फंडामेंटल साइंस बोलते हैं, तो 200 साल पुराना पढ़ रहे हैं मेनली। बहुत मतलब आज से 100 ईयर्स पहले भी ऐसी ऐसी चीजें आ गई जिसे आज भी हम समझने जा रहे हैं। 10 साल भी लगा देंगे तब भी हो सकता है हमें आज भी ना समझ में आए। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल 1932 में आ गया था, 26 में आ गया था, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स पहले। केमिकल इंजीनियरिंग में ही? चलो, सुदर्शन, उत्कर्ष, श्रदुल कॉपी हो गया है, सानिशा। वेट सर। वेट सर, Yes. 1 minute. चार नहीं, कितने पेजेस हैं? ये तो हमारा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1 2 पेजेस और हैं इसके बाद।
हो गया कनिष्का कॉपी? लास्ट पॉइंट। सर रिप्रेजेंटेशन जो बताया था वो यहाँ पर है अभी। चलो थर्ड नेक्स्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ये थोड़ा सा अलग वे है रिएक्शंस को डिफाइन करने के लिए। न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। द वर्ड फ्यूजन मींस कंबाइन होना एंड द फिजन मींस ब्रेक होना। सो न्यूक्लियर फ्यूजन में एक ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कंबाइन हो रहे हैं, दे आर गिविंग हीलियम एंड न्यूट्रॉन, और ये रिएक्शन बेसिकली सन में होती है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। दोनों ही हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं, क्लियर, काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, दो छोटे न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस बन रहा है। फिजन में एक बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक हो रहा है बेरियम और क्रिप्टॉन छोटे न्यूक्लियस में। क्लियर, दोनों ही काफी यूजफुल रिएक्शंस हैं, काफी कॉमन से रिएक्शंस हैं। पहला रिएक्शन हो रहा है सन में, सेकंड न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होता है न्यूक्लियर बम में, यूरेनियम बम में, और इसमें एक न्यूट्रॉन स्ट्राइकिंग पार्टिकल होता है जो यूरेनियम के न्यूक्लियस पे जाके स्ट्राइक होता है, एंड इट कन्वर्ट्स यूरेनियम न्यूक्लियस इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, एंड इट फर्दर emit 3 न्यूट्रॉन। इट इज यूज्ड फॉर चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन का क्या मतलब हुआ? हमने एक न्यूट्रॉन को यूरेनियम पे भेजा, क्लियर, ये यूरेनियम ने प्रोडक्ट बनाया पी, साथ में 3 न्यूट्रॉन रिलीज कर दिए। अब ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम पे जाएंगे अलग अलग, सो अलग अलग 3 उस पे जाएंगे, फिर 3 to 9, 9 to 27, सो मल्टीप्लीकेशन होता जाएगा, चेन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा। और पता है इस रिएक्शन को एक प्रॉपर वे में, कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करने के लिए क्या किया जाता है? यदि हम इसको लेबोरेटरी में कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों न्यूट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। कुछ ग्रेफाइट रॉड्स होती हैं, बोरोन रॉड्स होती हैं, जिससे इन न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया जाता है। 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए, बचा 1 न्यूट्रॉन, ताकि रिएक्शन उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज ना करे कि ब्लास्ट हो जाए न्यूक्लियर रिएक्टर ही। सो कंट्रोल वे में परफॉर्म करने के लिए इस चेन को कंट्रोल किया जाता है। आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन 2 हैज बीन like absorbed by some kind of material जैसे ग्रेफाइट रॉड्स, बोरोन रॉड्स, उनसे। इज दैट ओके? चेन रिएक्शन क्लियर है सभी को? यस सर। सर ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, अल्फा डीके। अल्फा डीके में तुम देखना यहाँ पर एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A। तुमने एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाया, इसका जो एटॉमिक नंबर है 2 है और मास नंबर 4 है। सो Y जो डॉटर एलिमेंट बना है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर 4 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, यदि तुमने इसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज कर दिया, क्लियर, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा? बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4। क्या इसका ग्रुप है कौन सा ग्रुप है? 14 ग्रुप है। क्या बेरिलियम, बेरिलियम 14 आ गया। मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल लेता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। ऑक्सीजन ले लेता हूँ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इसमें से तुमने अल्फा पार्टिकल को एमिट करवाया, सो ऑक्सीजन से बनेगा हमारा कार्बन 6, क्लियर।
सो इसका ग्रुप नंबर होता है 16 ग्रुप, कार्बन है 14 ग्रुप में। कितना ग्रुप नंबर चेंज हो गया है ऑक्सीजन से कार्बन पे आने में, अल्फा पार्टिकल एमिट करवाने में? 2 से चेंज हो गया है क्या? 2 से डिक्रीज हो गया है क्या? सो जनरली यदि हम देखें, so in case of alpha decay, atomic number decreases by 2, mass number decreases by 4, daughter element is placed 2 position left in the periodic table. Clear? Or parent and daughter elements, they are isodiaphers. Isodiaphers means जिनमें number of neutrons minus number of protons ये difference है। Z माइनस से हाँ, जिसमें a minus 2z सेम होता है उसे isodiaphers बोलते हैं। कॉपी कर लो। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ अल्फा और बीटा डीके के लिए देखना है। अल्फा डीके में 2 यूनिट लेफ्ट साइड आ जाएगा, बीटा डीके में -1, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा क्योंकि हम -1 को बाहर निकालेंगे तो 1 पोजीशन राइट में आएगा जो नेक्स्ट पेज पे। कॉपी करो जल्दी से, और कुछ डाउट है तो क्लियर करो। सर ये सारे रिएक्शंस लर्न करने हैं? ये रिएक्शंस, ये हाँ ये बेसिक रिएक्शन है, मतलब लर्न के बजाय बोलेंगे समझना जरूरी है अभी किस रेफरेंस में वो लिखे गए, क्या मीनिंग है उनका। मतलब यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आना चाहिए 235 मास नंबर 1, तो दोनों जो भी रिएक्टेंट उनका मास नंबर ऐड करोगे 236 आएगा। प्रोडक्ट का ऐड करके देखो 141, 92 प्लस 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, सो 3 टाइम्स ऑफ न्यूट्रॉन, क्या ये भी 236 आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ सर। तो मास कंजर्व हो गया। सेम तुम चार्ज को भी देखो 92 प्लस 0 इक्वल टू 56 प्लस 36 प्लस 0, क्या लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ 92 आ रहा है? यस सर। चार्ज एंड मास आर कंजर्व, ये रिएक्शंस में ये समझने का है मैं, ठीक है। सर वो एरो करके जो यू में लिखा है वो न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद हो रहा है ना? ये न्यूट्रॉन को ऐड करने के बाद चाहो तो तुम एक काम करो, इस यूरेनियम 236 को बीच में लिखो और फिर यहां से प्रोडक्ट बनाओ, मतलब ऐसा भी कर सकते हो। ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें मैं 1 लिखा हूं, और फिर ये स्टेप 2 हो गया। फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स ओनली, कॉपी कर लो जल्दी से पूरा। हो गया सर। अदिति, चेतन, देवेन, बागोल, ईशा, हो गया कॉपी? गायत्री? नो सर। वेट 1 सर, मिनट सर। ठीक है। सर वो वाई है ना? ओके, आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट पेज, राइट? यस 1 मिनट सर। सर वो वाई है कि गामा है? वाई, एक्स रिएक्टेंट, वाई प्रोडक्ट। डन? यस सर। यस सर। चलो पहले सुन लेना। बीटा डीके, group displacement law for beta decay, X is parent element, Y is daughter element, atomic number is increasing by 1 unit, hence daughter element is placed 1 position right in the periodic table from the parent element or during beta decay. Parent and daughter element are isobars, same mass number है, isobars of each other. गामा डीके, गामा तो ना चार्ज होता है ना मास होता है, तो फिर क्या होगा, बस डिफरेंस ये होगा इन दोनों का, पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट का एनर्जी अलग अलग हो जाएगा, सेम कॉम्बिनेशन बट डिफरेंट एनर्जी। पेरेंट एंड डॉटर एलिमेंट्स आर न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स मींस सेम प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ये रिलेशन इस चैप्टर में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं आएगा,
बाइंडिंग एनर्जी फिजिक्स में तुम डिटेल में देखोगे, क्लियर, बट इफ यू वांट यू कैन राइट दिस। कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। डेल्टा एम कितना मास चेंज हुआ है इनटू 931.5, डेल्टा एम को एएमयू में लेंगे तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, अदरवाइज डेल्टा इक्वल टू mc स्क्वायर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, ये तुम फिजिक्स में पढ़ोगे 12th में डिटेल में, मॉडर्न फिजिक्स। सर वो मास पीटी के पीटी पीरियोडिक टेबल। ओके सर। और ये जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है ना, दे आर नॉट 100% करेक्ट, ऐसा नहीं कि हमेशा वैलिड होते हैं। जैसे कार्बन के लिए मैं बताऊंगा, तुमने इसमें से अल्फा पार्टिकल निकाला तो तुम चले गए बेरिलियम पर, इसका ग्रुप नंबर है 14 और इसका ग्रुप नंबर है 2, सो नहीं थोड़ा सा होगा। डिफरेंस भी आ सकता है कभी कभी ना, इट इज नॉट 100% करेक्ट। कॉपी कर लो जल्दी से। सर ये लास्ट पेज है ना? क्यों, कहीं जाना है बोलो? नहीं, वो टाइम ज्यादा मिलेगा लिखने के तो आराम से लिखूंगा। नहीं, मुझे एक क्वेश्चन भी कराना है तो लास्ट पेज ही। जिसका हो जाएगा ना वो सेक्शन पेज नंबर 48 पे H6 ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, मैं बोर्ड पे करने वाला हूं उसे अभी। H6 पेज नंबर 48 एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का। डन हो गया कॉपी? सर चलो सर H6 ब्लू क्वेश्चन। कलर दिखाइए ना। H6 क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स गिवन आउट ड्यूरिंग गिवन न्यूक्लियर ट्रांसमिशन। चलो देखो,
यूरेनियम 238, लेड 214। यहाँ पे हमें बताना है कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं। ठीक है, चलो एज्यूम करते हैं n1 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट हुए हैं, n2 नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं। क्लियर? तो n1 अल्फा पार्टिकल, n2 बीटा पार्टिकल एमिट हो गए। अब हम करते हैं चार्ज और मास कंजर्व। चार्ज 92, इसका 82, 2 टाइम्स ऑफ n1। एक अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ तो 2 से डिक्रीज या चेंज होगा, n1 है तो 2 टाइम्स ऑफ n1, यहाँ पे -1 टाइम्स ऑफ n2। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब मास कंजर्व करते हैं, 238 इक्वल टू 214 प्लस 4 टाइम्स ऑफ n1 प्लस 0 टाइम्स ऑफ n2 मतलब 0। तो सबसे पहले n1 यहां से निकालो सेकंड इक्वेशन से, उसको यहां पे रखो, n2 आ जाएगा। n1 कितना आएगा, 238 माइनस 214, 24/4, 6। n1 को यहां पे रखा, 6 6 2 12, 12 प्लस 82, 2 -2 नीड 94। सर 2 तो होगा। 94 n2 आ गया 2। क्लियर? n2 2, n1 6, n1 प्लस n2 पूछा है हमसे क्वेश्चन में, 6 प्लस 2 इज 8। समझ में आया कैसे प्रोसीड करना है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। सर सेक्शन एच कर लेना फिर कंप्लीट। हाँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या करना है। करना तो पूरा बुकलेट ही है, चैप्टर 100% कंप्लीट हो गया मेरे तरफ से। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 पहले दे दिया था पूरा होमवर्क में। यस सर। हाँ सर। चलो क्या ऑर्डर रखना है? एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, जो बहुत कम बचा हुआ है, ऑर्डर ये रखना है। सबसे पहले एक्सरसाइज 1, देन एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, देन exercise 3 part 1, then exercise 2 part 1 2 3 4, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में दिया है बुकलेट। So next time I am expecting minimum this thing, exercise 1, exercise 3 and exercise 3 part 1। इतना मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ तुमसे। कर लोगे क्या इतना? यस सर। लेंगे। हो चुका है ना, इसमें से बहुत ज्यादा ऐसा बचा नहीं है। तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1, देन एक्सरसाइज 2 पे आएंगे फिर। क्लियर? मैं इसी ऑर्डर में डिस्कस करने वाला हूँ डाउट्स। सर एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 से शायद बहुत कम होमवर्क्स मिले। हाँ तो करेंगे ना, पहले मैं नेक्स्ट टाइम पूरा थोड़ी बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं सिर्फ ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 एक्सरसाइज, फिर उसके Okay, बाद sir. वाले लेक्चर में नीचे आएंगे। ठीक है सर। ठीक है? यस सर। चलो सेशन Thank एंड you, करें फिर sir. आज का हम। यस। यस सर। मतलब वैसे तो डाउट्स इसमें से होमवर्क दिया था तो ये डिस्कस करेंगे ही नेक्स्ट टाइम।